बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। मैं हमेशा से कोशिश ये करती हूँ, मैं कोई अपनी अच्छाई बयान नहीं कर रही। आप लोग कह रहे होंगे आके अपनी अच्छाइयाँ बयान करने लगी, नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि टाइम पे हर जगह पहुँचे। ये जो वक्त की पाबंदी है, ये आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पे मार खाने से बचा लेती है, आपकी कामयाबी का ज़ामिन बनती है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे दफ्तर जाते हैं। अब हमारा तो दफ्तर का टाइम तो शो का टाइम तो ऐसे है कि 10 बजे का मतलब 10:05 बजे का मतलब है 10:05 बजे ही हमने इन होना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि टाइम की पाबंदी को यकीनी बनाऊँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी लेकर आती हैं। कोशिश कीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अपने साथ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट आपसे ये है कि दूसरों की ज़िंदगी आसान करने की कोशिश करें। आप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आपके अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। आज के शो में हम खबरें भी शामिल करेंगे और जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है, लेकिन 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। हमने खबरों की तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान ये चीज़ देख के हो रही हूँ, इस टाइम ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन इस टाइम आप टिकट्स देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। और ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि ये सब चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं, अभी ये सब हो रहा है, ताज़ा तरीन ये खबर होती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से खबर ये आ रही है कि ट्रैफिक का शदीद दबाव है। भाई वजह इस टाइम समझ कुछ नहीं आ रही है। ना तो आज कोई वीकेंड है, ना तो कोई ऐसा टाइम है कि शाम के टाइम ये पीक आवर्स शायद जो हम कंसिडर करते हैं वो मैं शाम में सुनती हूँ कि ऑफिस का टाइम है, छुट्टी हो रही है तो ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन इसकी वजह क्या बनी? मैं तो तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 बजे के करीब दफ्तर पहुंच जाती हूँ। अभी जो लोग आए हैं उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, ट्रैफिक देखी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रूर देखी है जी, और कल से देख रहे हैं। कल से आपके मेन जो शाहराहें हैं वहाँ पे दबाव नहीं बल्कि जाम भी है ट्रैफिक। मेरा जेल रोड से ज़्यादा गुजर होता है और केनार रोड से सुबह के औकात में। आप देखें कि नहर से लेकर सदीक ट्रेड सेंटर तक मुकम्मल ट्रैफिक जाम है। वहाँ से मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है कि एक तो स्कूल्स का जो टाइम किया गया है 9:30, उसके साथ जो प्राइवेट ऑफिस हैं उनका टाइम भी 9 बजे है या 9:30 है। उसके साथ जो गवर्नमेंट टाइम तो 8:30 बजे है, लेकिन जो गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स और मुलाजमीन है वो भी 9 साढ़े 9 बजे तक जो है दफातर में जाते हैं। ये सेम टाइम होने की बुनियाद पर इस वक्त लाहौर शहर की जो अहम शाहराएँ हैं जिसमें आप फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मार रोड और किनार रोड को कंसिडर करते हैं, यहाँ ट्रैफिक का दबाव है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? कल जब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। कल जब मैं निकला, मैं अपने हिसाब से निकला कि मैंने 15 मिनट में अपने बच्चों को ड्रॉप दे देना है, लेकिन मैं 15 मिनट लेट हुआ स्कूल। उसकी क्या वजह थी कि सबसे पहले जो मुझे ब्लॉकेज मिली है वो जिलानी पार्क के गेट पे मिली है। उसके बाद अगला ब्लॉकेज मुझे मिला है किनार रोड पे। किनार रोड पे तो ट्रैफिक वार्डन्स उसको ट्रैफिक को चला रहे थे, मतलब कैनाल से आने वाली जो ट्रैफिक उसको रोकी जाती थी, फिर जे रोड पे ट्रैफिक चलती थी, फिर जे रोड की ट्रैफिक को रोक के किनार रोड जो वहाँ से टर्न हो रही है वहाँ से ट्रैफिक को चला रहे थे। फिर आगे क्या हुआ कि लैंडमार्क से लेकर सदीक ट्रेड सेंटर ये मुकम्मल जाम है और लिबर्टी की तरफ भी दबाव। मुझे ये बताएं कि ये जो स्कूल्स जहाँ पे ज़्यादा हैं और गुलबर्ग का इलाका या सराउंडिंग में या हाजी साहब जिस साइड पे भी आते हैं, गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ हर जगह ट्रैफिक का ये मामला चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि सर्दी में बच्चों को एक तो छुट्टियाँ दे दी, फिर उसके साथ में घंटा डेढ़ उसको लेट किया गया ताकि मौसम थोड़े तब्दील हो जाए, उसके बाद बच्चे जाएँ। गवर्नमेंट ने तो अपना डिसीजन दे दिया। वो ज़ाहिर है डॉक्टर्स के साथ सीएम साहब की मुलाकात हुई, डॉक्टर्स की तजावीज़ सब मिलाकर उसके बाद फैसला हो गया। अब ये तमाम तर जिम्मेदारी आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस पर है कि उन्होंने इस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, ट्रैफिक रवानी को किस तरह बरकरार रखना है। ना सिर्फ बच्चे स्कूल जो हैं वो लेट पहुंच रहे। आज मैं गया हूँ, आज मैं टाइम पे गया हूँ, उसकी क्या वजह? मैं 9 बजे निकला हूँ, मैं 15 मिनट पहले निकला हूँ, लेकिन आज भी आधा घंटा, जो मुझे 10 से 12 मिनट की ड्राइव है वो मुझे आधा घंटे में तय हुआ है। वो एरिया जहाँ पे स्कूल साथ साथ है वहाँ पे तो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। आमिर भाई, नहीं, ये जिन इलाकों का जिक्र करें, इत्तेफाक से जहाँ सिपरा की रहाइश है वहीं से मैं अपनी बेगम को यूनिवर्सिटी में उतारता हूँ और मेरा रूट भी वही बनता है। सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ से मेन बुलेवार्ड जाना होता है और ट्रैफिक के जो हालात इन्होंने बताए वो इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे नहीं है। कल भी मुझे दोस्तों के फ़ोन आए कि तोबाज चौक जो है वो चौक है, फिर आज शौकत खानम चौक है वो वहाँ बंद है, फिर जौहर टाउन की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है, फिर ठोकर पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत 2-3 वजूहात तो बहुत अहम हैं। एक तो हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो उस तरह से पूरी तरह तैयार नहीं होती है।
जिस वक्त ये रश का टाइम होता है, स्कूल 9:30 बजे हैं, दफातर इसने सही कहा कि 8:30, 9, 9:30, 10 बजे तक जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दफातर को अगर मिला लिया जाए, और तकरीबन बैन यही टाइम है दुकानों पे जाने का। जो आपकी होलसेल मार्केट्स हैं वो भी 10 बजे खुलती हैं। मैं दूसरी मार्केट्स की बात नहीं करता हूँ जहाँ पे रिटेल पे काम होता है। होलसेल मार्केट जितनी है, शालम है, आजम क्लास मार्केट है, ये सारी दुकानें 10 बजे के करीब खुलना शुरू होती है। तो उसके ताजर हजरात जो हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ लेकर रोड पे आते हैं, तो इतना दबाव होता है। वो क्या खूबसूरत बात की थी बिलावल साहब ने कि ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा दफातर और स्कूल खुलेंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे आएंगी, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो चैलेंज बन गया। ये तो शाम वाली सिचुएशन हो गई जो हम 5 बजे के बाद। मेरा ख्याल है जो नई सिटियों हैं वो बहुत काम कर रही हैं, और दिन रात में इनको देख रहा हूँ, वो दिन रात इस पर काम कर रही हैं। मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कल की आपके अखबार की खबर थी कि लाहौर के 19 ऐसे चौक जो कि चौक हो जाते हैं, उनको रीडिज़ाइनिंग करने में, जिसमें चुबुर्जी भी शामिल था, खारक भी शामिल था, टोकर भी शामिल था, और बहुत सारे चौक उनको दोबारा रीडिज़ाइन किया जाए। तो मेरा ख्याल है अगर ये समरी वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के पास है तो फिल फोर इसको मंजूर करें और उस पर काम का आगाज़ करा दें, ताकि लोगों को ये ट्रैफिक में फंसने का जो आज मैं भी आज 20 मिनट 15 मिनट लेट आया हूँ, तो उसकी वजह वही है कि ट्रैफिक ब्लॉक थी और उसी रूट पे मैंने भी आना था जिस रूट से सिप्रा साहब आए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ट्रैफिक जैम की वजह बन रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ट्रैफिक लाइन गाड़ियों की सीधी आ रही है, बीच में से उधर से एक गाड़ी आ गई और आप बुरा हाल ट्रैफिक का कर देते हैं। तो प्लीज़, ऑलरेडी ट्रैफिक का दबाव होता है, बीच में ऐसे जो मैं कहती हूँ बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं वो मजीद जो है ट्रैफिक जैम की वजह बन जाते हैं। तो प्लीज़ एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिए, लाइन लेन का ख्याल रखिए ताकि दूसरे लोग भी परेशानी से बच सके। अलबत्ता अभी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जब तक टाइमिंग चेंज रहती है, तो इसका कोई ना कोई हल जो है, हर चीज़ का प्लान बी होता है, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस को इसका प्लान बी जो है वो ज़रूर देखना चाहिए, उसकी तरफ लाजमी आना चाहिए। अदरवाइज ट्रैफिक की सूरत हाल जो है इससे परेशानी होगी। अच्छा जी, अपडेट है उसकी तरफ चले जाते हैं जी, उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन चलें हम अपनी टॉप स्टोरीज पहले शेयर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं जी अभी जो अपडेट आई है। खबर हमारे पास आज की पहली क्या है? रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, पंजाब में नमूनिया फैलने लगा है। हुकूमतें नर्सरी प्ले ग्रुप क्लासेस को 7 दिन की छुट्टी दे दी है। पंजाब का सबसे बड़ा पुराना लारी अड्डा बादामी बाग खस्ता हाली का शिकार। बादामी बाग लारी अड्डा की सहूलियात पर 9 अरब 80 करोड़ खर्च होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। असम्बली में लाहौर की नुमाइंदगी करूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। और इसके बाद जी बात है जी बिजली चोरों की, जिनमें 30% कमी हुई है। चलें जी, अच्छा है ये। अच्छा जी, आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अब हम आएंगे जी खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और आमिर भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आ जाते हैं जी। कल इतने सारे मैसेजेस आए कि हमें भी छुट्टी है, हमें भी, आई डोंट नो लोग मुझे क्यों इतना मैसेज करके पूछते हैं। अच्छा, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ और फ़ौरन अपना मोबाइल देखती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छी खासी खबर को लोग चेंज कर देते हैं इसी चक्कर में कि हमें भी छुट्टी मिल जाए। आमिर भाई, देखें, पहली बात तो ये है कि सर्दी शदीद है और जो कल डाटा वज़ीर आला ने कहा, और उन्होंने कहा ये मैंने डाटा किसी से लिया नहीं, खुद से कलेक्ट किया है, और इसमें पिछले 10 दिन में 36 बच्चे नमूनिया का शिकार होकर जान से चले गए। सो हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इसी सूरत हाल के पीछे नज़र, क्योंकि नमूनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, ये फैसला किया गया है कि 1 क्लास तक जो है बच्चों को छुट्टियां दी जाएंगी। वापस आएंगे तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की हम बात कर रहे थे और नमूनिया के केसेस चूँकि बढ़ रहे हैं अस्पतालों में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में खुद सीएम साहब ने डाटा इकट्ठा किया और बैक टू बैक उन्होंने 2 विजिट किए हैं। आमिर भाई, आप बता रहे थे। जी, मैं ही बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि जिस तरह की सर्दी है, लाहौर में मसनूई बारिश नहीं, मसनूई सूरज होना चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ ये है कि सिर्फ पेप और नर्सरी को देने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। आपको प्राइमरी की सतह तक यानी 5वीं जमात तक बच्चों को
आमना किस क्लास? आमना 9वीं 10वीं में। अच्छा चलो फिर ठीक है। नहीं मैंने कहा ये ना घर से तजवीज लेके निकले, नहीं घर से तजवीज लेके नहीं निकला, लेकिन आपके बच्चे क्योंकि वो तो पूछते हैं, उन्होंने कहा कि सीएम साहब को बताएं हमें भी सर्दी लगती है। ये बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, प्राइमरी सतह के जो बच्चे हैं। दूसरी बात है सिप्रा साहब, आपके माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी बेटी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। आप जरा सरकारी स्कूलों की हालत ना खुले स्कूल हैं, खिड़कियों के दरवाजे नहीं हैं, वो शीशे नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, और वहाँ पे बेंचेज हैं, कहीं बेंचेज हैं कहीं नहीं है। आप लाहौर के मज़ाफ़ात में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बेंचेज नहीं है, ज़मीन पर बच्चे बैठते हैं। मेरे पास क्योंकि देहात की फुटेज भी आती है, मुख्तलिफ देहात की, तो वहाँ पे कोई छप्पर किनारे स्कूल है, पिंडा साड़ी थामा थे, इस तरह के स्कूल हैं। मुझे बताएं इस सर्दी के अंदर अगर हम प्राइमरी की सतह तक के लिए 7 दिन बंद भी कर दें तो ये जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट बनना है वो बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन 5वीं की सतह तक के लिए आपको 31 जनवरी तक छुट्टी देनी चाहिए। और दूसरा, महकमा एजुकेशन से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप ये इसको अपना कैलेंडर को रीशेड्यूल क्यों नहीं करते हैं, और गर्मियों की जो 3 माह की छुट्टियाँ हैं इसको डिवाइड क्यों नहीं करते हैं सर्दियों और गर्मियों में। 1.5 माह की गर्मी की छुट्टी होनी चाहिए, 1.5 माह की ही सर्दी की छुट्टी होनी चाहिए। बच्चे जितना गर्मी से परेशान होते हैं उससे ज़्यादा सर्दी से परेशान होते हैं। और कल तो वज़ीर आला साहब ने ये भी कहा कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहने, और मैं और सिप्रा आज ये नीचे कोट के नीचे स्वेटर पहन के आगे बुज़ुर्गों की बात हो रही थी, मैंने कहा बता दूँ कि हम दोनों आज पहन के आए हैं। आपने इतने आसानी से एग्री कर लिया, मतलब बात ही मान ली है। देखें बुजुर्गी की बात ही मान ली है। देखें आप बुजुर्गी और बुढ़ापे को अलग-अलग रखें। अच्छा। वो बुजुर्गी की बात कर रहे हैं तो बुजुर्गी तो मैं मानने को तैयार हूँ। चले वो सही भाई साहब बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। लेकिन बात आ गई है सर्दी पर, यकीन माने मुझे तो 2 दिन से नमनेस अपनी फिंगर्स में सर्दियों से महसूस होती है, सुन्न हो जाती हैं, ऐसे लगता है उंगलियां साथ ही नहीं है। तो फिर बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। अच्छा फैसला किया गया है, लेकिन इस पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि स्कूल्स को भी थोड़ा सा रीशेड्यूल करना चाहिए। एग्री करते हैं आप इससे? देखें स्कूल 9:30 बजे अब ओपन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आगे टाइम लेके जाएंगे तो फिर आगे छुट्टी अगर हम 3 साढ़े 3 बजे तक ले जाएं या 2-2:30 बजे तक ले जाएं, फिर वो शाम हो जाती है, 5 बजे तक मगरिब हो जाती है, शाम हो जाती है। टाइम यहीं कहीं रहना है जो एडजस्ट होगा। लेकिन जो भाई साहब ये सजेशन दे रहे हैं 5वीं तक, अब भाई साहब अगर इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ नहीं भी करता हूँ, उसकी क्या वजह है। भाई साहब 5वीं का जो बच्चा है या 4थी क्लास का बच्चा है या 3री तक का मैं चलो ले लेता हूँ, उनका सिलेबस अगर आज ये लोग कवर नहीं करवाएंगे, स्कूल में बच्चा जाएगा, मैं बताता हूँ सुने अब क्या होगा। जनवरी के अगर हम छुट्टियां दे देते, पूरा महीना ही हो गया ना, अगर 31 तक अनाउंस हो जाती है तो फिर पूरा महीना ही हो गया ना। स्कूल वालों ने नहीं देखना कि महीना छुट्टी रही है, उन्होंने स्पीड पकड़नी है और उन्होंने सिलेबस कवर करवा देना है। उसका मुश्किल किसको होगी? स्टूडेंट जब 3री 4थी में जाएगा, 4थी वाला 5वीं, 5वीं वाला 6ठी में जाएगा। इसलिए आज जो इशू आ रहा है, और देखें कोविड के सीज़न में जो बच्चे गए थे, आज उनका आप आपके जाने वाले जो स्कूल बच्चे हैं इनका मुआवजा करें तो उसमें आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि 3 साल या 4 साल या 5 साल का बच्चा ऑनलाइन क्लास किस तरह ले सकता है? सही कहा आपने। आज बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने छुट्टी तो दे दी है पंजाब गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हुए हैं कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास दें। तो ऑनलाइन क्लास में तो उन्होंने घंटा 2 बैठ कर सुनना ही है ना, और तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में जो भाई साहब और मैं जो करके आए हैं कि गर्म कपड़े पहने, बच्चों को कवर करें। अब तो कल तो रात तो किसी से बात हो रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि जेड़े यूनिवर्सिटी पढ़ते उन्हें ठंड नहीं लगती। तो आज हम भी यहाँ बैठ के गए कि जेड़े दफ्तर जाते उन्हें ठंड नहीं लगती। लगती है भाई, नहीं तो कह रही मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। अपनी तरफ आ ही गए आराम आराम से। तो आपने तो सर्दी है, जाने आप तो लैदा ही है, सर्दी है। लेकिन हम ही लोग थे जो कहते थे कि दिसंबर मुक गया, सर्दी नहीं आ रही। होने आई है तो भुग तो फिर, लेकिन वो 10 दिन ही नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तब्दीली ऐसी आ रही है हमारी कि एक्सट्रीम गर्मी आ रही है तो सर्दी आ रही है। सर्दी आई है तो डब्बे च बंद कर ले, गर्मियां च कम आएगी। पिछले दिन एक बंदा कह रहा था कि यार असी सर्दी को तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, साढ़े पीछे ही पै गई है। तो ये बात है। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक अच्छी खबर है, हमने ब्रेक के बाद ये लाजमी डिस्कस करनी है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक करने जा रहे हैं, सो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सेफ सिटी को भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आ जाएं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर हमारे पास है जी, पंजाब का सबसे बड़ा पुराना लारी अड्डा बादामी बाग खस्ताहाली का शिकार है। बादामी बाग लारी अड्डा की सहूलियात पर 9 अरब 80 करोड़ खर्च होंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से हम लोगों का वहाँ से गुजर होता है, तो जो उसकी हालत थी हमेशा, मैं कहती हूँ इंतहाई बुरी हालत रही है, और अब इस पे काम होगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए, एक तो इस वजह से ये इग्नोर होता है कि आपके प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे अच्छे बस स्टैंड बन गए, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट आ गई। उसकी बुनियाद पर बादामी बाग जो हमारा स्टैंड है, उसको उस ट्रांसपोर्ट की उस तरह आमदोरफ्त भी नहीं है और लोगों को उस तरफ रुझान भी नहीं है। माजी में भी जब इससे पहले जो अभी तक बिल्डिंग खड़ी है, इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इसको बड़े बुरे हालात थे, और बिलखसूस जब बारिश होती थी तो वहाँ से गुजर जो है मुश्किल हो जाता था। अब मज़ीद उसके लिए फंड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं कि उसको बेहतर बनाया जाए। मेरे ख्याल में अगर इमारत अच्छी बनेगी, स्टैंड अच्छा बनेगा, ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत मिलेगी तो लोग उसकी तरफ राग़िब होंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक लोग गवर्नमेंट स्टैंड के जाने की बजाय प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी तो है ना, उसकी वजह है कि आपको सहूलतें नहीं मिलेंगी, ट्रांसपोर्टर्स को सहूलतें नहीं उस तरह मिलेंगी, आपकी जो सवारी है, मुसाफिर हैं, उनको उस तरह सहूलतें नहीं मिलेंगी, महंगी टिकट्स खर्च करनी पड़ती हैं। इसी तरह होता है। और बहुत सारे देखें, रेलवे स्टेशन और जो लारी अड्डा है ये साथ साथ है। बहुत सारे लोग इस तरफ से ट्रैवल करते थे, लेकिन आज उस तरफ रुझान नहीं है, आज दूसरी तरफ लोगों का रुझान है। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ये नहीं है कि आप बसेस को वहाँ खड़ा कर रहे हैं, उससे ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ये रेवेन्यू जनरेट करती है। मेरे ख्याल में सहूलतें देकर ट्रांसपोर्टर्स को उस तरफ रागिब कर लें तो फिर तो हालात ठीक हैं। लेकिन अभी की मौजूदा जो सूरत हाल है, मुझे 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है रिश्तेदारों को वहाँ ड्रॉप करने का। अभी की सूरत हाल के मुताबिक जो लारी अड्डा आपका बादामी बाग बस स्टैंड है उसके बहुत बुरे आमिर भाई खस्ता हाल बसें भी हैं, मेरे ख्याल से इस पे भी नोटिस लेना है। बसों की हालत इंतहाई गंदी है। और जो सिपरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, रेलवे स्टेशन के करीब तरीन ये है, और ये चलता है, अभी भी सबसे ज़्यादा बसें इसी के अंदर आती हैं। जो हमारे देहात से बसें चलती हैं वो यहाँ आती हैं। वो जो सिपरा साहब कह रहे हैं वो इंटरसिटी बसेस हैं, वो जो बहुत अच्छी आप बात कर भी रहे थे। अब मेरा ख्याल ये है कि इस जगह को किसी और काम के लिए यूटिलाइज़ करें और इसको शदरा से पार ले जाएं। बहुत सारी जगह गवर्नमेंट के पास वहाँ मौजूद है, वहाँ पर जदीद ये 9 अरब पुराने खंडर पे लगाने की बजाय नई जगह पे खुला एक बस स्टैंड बनाए और स्टेशन से और शहर से बसेस चलाई जाएँ, बाकायदा एक रूट बना दिया जाए। ये 9 अरब 9.5 अरब रुपया जो है ये बहुत ज्यादा पैसा है। इसे आप यानी आप कह रहे हैं वहाँ ना लगाया जाए, वहाँ देखें आप दोबारा उसकी वजह रीजन क्या है? आमिर भाई वो आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी सब्जी मंडी कहाँ है? वहीं पे है। आपका आजम क्लाथ मार्केट की पार्किंग कहाँ पे है? वहीं पे है। बादामी बाग की जो पूरी मार्केट है वो कहाँ पे है? वहीं पे है। अच्छा, वहाँ पे आप रश आवर्स में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। अच्छा नहीं है कि हम इसको जरा बाहर ले जाएं, अच्छा और वेल फर्नीचर बहुत खूबसूरत एक बना दें। और जिस तरह से सिपरा साहब ने बताया कि बाहर के ममालिक में भी हमने बस स्टेशन देखे हैं, तो वहाँ पे तो आपको कोई ऐसा कीचड़ और कोई गंद नहीं है। और दूसरा वो कवर्ड होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ओपन है वो ओपन नहीं है, लेकिन उनकी टाइमिंग्स हैं बसेस की, वो उसी हिसाब से चलती हैं। ये तो एक, इसको अगर बाहर लेके जाया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सहूलत हो जाएगी और ये जगह किसी और काम के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसको आप बहुत सारे फ्लैट्स बना सकते हैं। नहीं, फिर ऐसा नहीं है कि आप इतनी दूर ले जाएं कि लोगों की इतनी दूर आप बसें चला दें। देखिए आपकी बसें चलती हैं, और पैसों वाला काम बता रहे हैं, जाने दें। तो 9.5 अरब रुपया आप इस खंडर पे जो लगा रहे हैं, और फिर आप यहाँ से सब्जी मंडी को तो नहीं उठाने वाले ना, आप बादामी बाग की जो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है उसको उठाने वाले नहीं है, आजम क्लाथ मार्केट को उठाने वाले नहीं। तो राश तो इसी तरह रहेगा। अगर राशि इसी तरह से रहेगा तो फिर फायदा क्या है इस पर पैसा लगाने का? मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल सिपरा ने सही कहा कि आपको इतना अच्छा बस स्टैंड बनाना चाहिए कि आपके प्राइवेट जो बस अड्डे हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए और उनको भी आप उसी में शिफ्ट कर दें। वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है, जैसे लेट से अब नाम ले लेता हूँ मैं, डाइवो है। डाइवो ये कलमा चौक पे था, यहाँ रश हुआ, ट्रैफिक जाम लेने लगी, वो ठोकर पे चले गए। तो क्या डाइवो की सवारी कम हुई कि ज्यादा हुई? ज्यादा हो गई। और ठोकर पे आपका गवर्नमेंट का भी एक बना पड़ा है बस स्टैंड, लेकिन उसको आप उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप बस स्टैंड बना दें, इस तरफ की बसें उस तरफ जाना शुरू हो जाए, मुल्तान रोड वाली बसें इधर से जाना शुरू हो जाए, लोगों का रुझान बन जाता है। अगर आप उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे देते
तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से करना चाहिए नहीं, आवाम की सहूलत के लिए इसको दोबारा से, अब आमिर भाई की सजेशन भी अच्छी है, लेकिन इसको किस तरह से अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है जो इसके हालात है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मेरे से खबर मिस हो गई थी, आई एम सो सॉरी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल को जो सेफ सिटी से इसके कैमरे मुंसलिक करने की बात की जा रही है, तो मैं इस पे दोबारा आ रही हूँ। अच्छा जी, अस्पताल के कैमरों की इंटीग्रेशन से अस्पतालों से बच्चों के अगवा समेत दीगर जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आमिर भाई कैसे देखते हैं इस फैसले? ये बस ज़बरदस्त है। मैं तो हमेशा, तुम्हें याद है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा जब सेफ सिटी की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि लाहौर के तमाम मार्केट्स और घरों के कैमरे भी इससे इंटीग्रेटेड कर सेफ सिटी के साथ। मतलब मैं तो इससे एग्री नहीं करती। आप क्या प्राइवेसी नहीं कोई रहेगी? इसमें प्राइवेसी क्या है? आपको क्या, मेरे घर में 4 कैमरे लगे हैं, चारों के 4 बाहर हैं। हाँ। तो अंदर कैमरा तो किसी ने नहीं लगाया, किसी ने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, किचन में कैमरा लगा देखा है? नहीं, मतलब क्या आपको ये भी पता चले किसके घर किस टाइम कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? पता होना चाहिए। देखिए, अब आपके शहर में सिक्योरिटी के वो हालात नहीं हैं। आपके तमाम मार्केट्स के अंदर, आपके तमाम बैंक्स के अंदर, घरों वाला मैं एग्री नहीं करती। आप मुझे बताएं, आप जो बैंक से बेचारा पैसे लेके निकलता है लूटा जाता है, चाहे तो 60,000 है, कैमरे लगवा के मजीद आसानी पैदा करेंगे। किसकी? सेफ सिटी तो देख रहा होगा ना। देखिए, कैमरे की आंख आपको देख रही है, इसका इतना ज्यादा फायदा होता है। मैंने कैमरे घर पे क्योंकि लगाए, मुझे उसके बाद अंदाजा हुआ कि जब उसकी स्क्रीन ऑन होती है तो कई लोगों को हमने देखा है कि वो मांगने वाले भी कैमरा देखकर वो चले जाते हैं। कैमरा लगा है, ये फायदा हुआ भाई साहब को। एक और फायदा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। मेरे घर कैमरे लगे हैं, मेरे घर कैमरे लगे हैं। दोपहर 12 बजे सुने मेरे से तीसरे घर की मोटरसाइकिल चोरी हुई और वो मोटरसाइकिल सवार किस तरफ को गया, मैंने वो फुटेज दी पुलिस वालों को। क्या हुआ? दिखाया था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दें। एक उसकी फुटेज तो आ गई उनके पास। अब उसके बाद क्या हुआ, वैसे मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ था उसके बाद। कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने पुलिस वालों से नहीं पूछा कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन उससे आप, इसका मतलब है पूरे शहर के कैमरे बंद कर दें और आपको सुकून हो जाएगा। तो आधे पहले ही बंद पड़े हैं, मुझे क्यों नहीं, आधे क्या बंद हो जाएंगे? आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं, तब भी आपका शहर चल रहा है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो वो चलान होता था ना पहले, मैं उसके खिलाफ था, वो उसके हक में हूँ। क्या ये जो हमारे मादरे मिल्लत रोड पे बैटरियां चोर उतार के ले गए, मैं आपको एक छोटी सी, मैं आपको अब क्यों हक में, हमें पता है ना ही, लोगों को बताने की जरूरत है। हम ऑन स्क्रीन तो मैं बता ही नहीं सकता क्यों हक में है, लेकिन बात करने का मकसद ये है ना हाइजा नहीं, ऑन स्क्रीन छोड़ दे, पहले आप बताएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बात ये है कि सवाल ये है कि उन कैमरों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनकी बैटरियां ही चोर उतार के ले गए? तो बैटरियां चोर उतार के ले गए तो वो भी सेफ सिटी के कैमरे थे। तो सेफ सिटी ने आज तक कितने बंदे गिरफ्तार कराए, वो आपको नजर नहीं आता है? सेफ सिटी के उतार के चोरी चकारी, तो जब किसी को मुश्किल पड़ गया पता चलता है कि सेफ सिटी का वो कैमरा बंद पड़ा था। सेफ सिटी के कैमरे के अंदर पिस्तौल नहीं है, एक बहुत बड़ा फुटेज है, उसमें चोरों की फुटेज आई भी। जोड़तू बाजार से कैमरे चोरी होते, बैटरी चोरी होती, पकड़े गए थे। अब आप बात को इस तरह से रखें, आप ये समझते हैं कि सेफ सिटी के कैमरे के अंदर पूरा फायदा दे, बंदूक है, हथकड़ी है, उसके अंदर ये चीजें हैं, तो ये चीजें नहीं होंगी। अगर आप अभी जाते जाते एक लकड़ी मारते कैमरे को तो आप बाद में पकड़े जाएंगे, पहले तो आपने मार दी लकड़ी है ना। अच्छा साहब सुने मेरा सवाल सुने, साहिवाल में इंसिडेंट हुआ, सेफ सिटी के कैमरों से उसकी फुटेज ली गई, मुझे बताएं वो कौन सा इंसिडेंट? जो वो बच्चे जो उनके वालिदैन को मार दिया गया और साथ में कहते थे दहशतगर्द है, वो भी मारा गया। उसका सेफ सिटी के कैमरों के साथ क्या ताल्लुक था भाई? उसी से ली थी उन्होंने। नहीं, बस के अंदर से बनी थी भाई, नहीं बस के अंदर से बनी थी फुटेज। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एटीसी, वो जो एंटी टेररिस्ट, क्या एटीसी नहीं था, जो हमारी सीटीडी ने कहा, सीटीडी जो है उसकी वो कार्रवाई थी और वो गिरफ्तार हुए थे 5 लोग। तो वो निशानदेही किसने की? आप मुझे बताएं, 5 निशानदेही किसने की थी? कैमरों ने की थी। कैमरों ने की थी, मैं तो यही कह रहा हूं। आप मुझे बताएं कि आप दुकानों से, हम घरों के कैमरे सेफ सिटी के साथ मुंसलिक कर भी देते हैं तो हमें फायदा क्या होगा? फायदा पकड़े जाएंगे लोग। कौन सीटीडी वाले पकड़े? नहीं, अगर वो मुंसलिक ना भी हो तो हम सीटीडी वाले कैमरे से पकड़े जाते हैं। आपने फुटेज, अच्छा आपने ऐसा बात तो करने देना। चोर आते हैं, ठीक है, पीछे से तमाम गली में गटरों के ढक्कन उठा के वो ले जाते हैं, वो फुटेज एज इट इज पुलिस स्टेशन भी जाती है, कुछ भी नहीं होता। नहीं, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर उस पर कार्रवाई होगी, हो सकता है चोर पकड़ा भी जाए। तकरीबन साल गुजर गया, क्योंकि आपके गटर के ढक्कन चोरी हो गए तो आप इसलिए कहते हैं आप कैमरा उतरवा दिया आपने? नहीं, तो उतरवा देना, अगले वाले भी, फ्रंट वाले भी, बैक वाले भी उतरवा दे। क्यों उतरवाएं? आज तक मुझे बताएं, ये कैमरास की वजह से कितने मुलाजमीन पकड़े गए जो घर से चोरी करके लेके जाते हैं?
इन कैमरों की नहीं, वजह से। उस पे किसका क्या, आप उस वो पर नहीं हमारी आते अपनी हैं। एफर्ट है आप ना, देखें, वो आप मेरी अपनी एफर्ट है, मैंने अपने घर के नहीं, अंदर आप अपनी लगवाया। एफर्ट है तो इसको सेफ सिटी के साथ लिंक कर दें तो क्या आपका नुकसान क्या होगा? मजीद ही नुकसान होगा, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। नुकसान है, चले बता दें। मतलब आपने अब सेफ आपसे- सिटी से आप चालान करने शुरू की, मुझे आप लगता दोनों है ने कि जिद चोरों करनी है डाकुओं तो तक कर लें। कैमरे का हमेशा फायदा होता है, फुटेज आ जाती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पकड़े जाना ना पकड़े इतनी जाना ये कैपेसिटी तफ्तीशी है, निजाम इतनी की कैपेसिटी है कि हर घर को मॉनिटर किया जाएगा। इतनी हर घर कैपेसिटी को, है। जिस घर में कैमरा है उसको तो मॉनिटर किया जाएगा, नहीं उस तो गली फिर को मॉनिटर किया जाएगा, बहुत बड़ी तादाद में लग उस गली को जाएंगे ना। मॉनिटर किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जो अच्छी जदीद सोसाइटीज हैं उन्होंने तो अब तमाम रोड्स के हाँ, ऊपर उनका कैमरे अपना सिस्टम है। लगा दिए, तो उसका फायदा है तो लगाइए ना। तो अगर आप सेफ सिटी को भी आप कहते हैं कैमरे खराब हैं, लेट से आपने कह दिया भाई कैमरे ठीक करना किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की। आप मुझे यह मदन मिल्लत रोड वाला इशारा है, इस पर अगर सेफ सिटी का कैमरा चलान करना शुरू करे तो पूरी लाहौर की पुलिस की तनख्वाही निकले, जितना ये इशारा काटा जाता है जितनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां रोका यहाँ से किसी ने काटती करें? हैं। किसी ने लगाए रोका सेफ है? सिटी के कैमरे नहीं, वहाँ पे, किसी ने रोका है? लेकिन रोक गया था ना। हाँ, तो फिर आपको लगे भी हैं तो पता है, करें। सिपरा साहब रुक गया नहीं, था। किसी ने रोका है ये तो चलान आप तो मैं कहता हूँ करने चाहिए लाजमी। वन वे काटने वालों आपने पे हमारे चालान देखिए, वन वे की वायलेशन पे चलान होना चाहिए। वन वे की वायलेशन पे गाड़ियां इशारा काटने मोटरबाइक्स पे जो हैं भी बंद, इशारा काटने पे भी होना चाहिए। वो बल्कि वो ज्यादा खतरनाक है। इशारा अगर आप है उसको काट रहे हैं तो वो नुकसानदेह हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ चले गई बात। चिल्ड्रन हॉस्पिटल या बाकी जो हॉस्पिटल जहाँ की नर्सरीज हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात रोनमा हुए हैं जो बच्चे अगवा हो जाते हैं। ऐसे में कैमरे अपनी जगह पे, लेकिन उन बच्चों के जो लवाहिकीन हैं, जो वालिदैन हैं या उनके अजीज़ व अकारिब जो उनके साथ हैं, उनको ख़ास ख्याल रखना है। चूँकि हर दफ़ा जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, बल्कि कई दफ़ा तो ख़वातीन पकड़ी गई हैं, वो ये होता है कि एक बुजुर्ग खातून या कोई भी खातून उस बच्चे के पास मौजूद होती है, तो इस बुनियाद पर जो माफियाज़ हैं इनकी जानिब से एक खातून को प्लांट करके उनके पास भेजा जाता है, उनको बातों में लगाया जाता है और डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की सूरत में उनसे वो बच्चा लेकर और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। इसलिए कैमराज को मुंसलिक करने से फुटेजेस आ जाएंगे। हाई साहब इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि फुटेजेस जब आती हैं, बहुत सारे लोग उससे पकड़े भी गए हैं और उससे निशानदेही बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। लेकिन इतने सारे घरों को मॉनिटर करना, अहम शहराएँ जो हैं वो सेफ सिटीज़ के लिए बड़ा मुश्किल है मॉनिटर करना। लाखों की तादाद में जो घर हैं, जो उस पर फिर वो जो कैमरे हम गिनेंगे तो वो शायद करोड़ों में चले जाएंगे, उनको आप मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी अच्छी है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ जहाँ पे आपने करते हैं, वहाँ पे अगर हमारे जो टाउन है अपनी सतह पे रख के हम अपनी गली मोहल्ले को सिक्योर करें, वो अच्छा हो सकता है, उसको सिक्योर किया जा सकता है। अब दूसरी बात कि जब ये मुंसलिक हो जाएंगे, मॉनिटरिंग किस तरह होगी? अब एक बच्चा एक कोई खातून या लेकर जा रही है, अल्टीमेटली निकलनी फुटेज ही है एंड पे। जो भाई साहब कह रहे थे, इसको मुंसलिक करके आप मॉनिटरिंग तो शुरू कर देंगे, उसका क्या होगा? नफसियाती तौर पे एक खौफ आ जाएगा कि एक जो एजेंसी है, एक अथॉरिटी है, वो मॉनिटर कर रही है। जिस तरह ये ब्रैकेट्स लगी हुई है ना आपके मेन शाहराहों पे, किसी को नहीं पता किसका कब चलान हो जाएगा। इसी तरह नफसियाती तौर पे एक आ जाएगा, नजर आ रहा होता है अच्छा कैमरा है। अब तो मेरे से आप पूछें लाहौर की कहाँ कहाँ चलान होता है, कौन सा कैमरा चलान करता है, तो मैं तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर पे हुआ है मेरा तो चलान। तो इसलिए इसको मुंसलिक कर देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कि सेफ सिटी आपको मॉनिटर करके देगी, ये नामुमकिनात में से है, ये मुमकिन नहीं होगा। अल्टीमेटली जब कंप्लेंट होगी, हाँ मिलेगी इजाजत, लास्ट मिनट है, जब मैं आपको अल्टीमेटली जब कंप्लेंट होगी, मैं आपको या सेफ मतलब सिटी, ये नहीं है कि वो आपको मॉनिटर कर रहे होंगे, कुछ स्क्रीनें लगी होंगी और आपके घर को देख रहे होंगे। अगर अगर जहाँ वारदात होगी तो जो कैमरा टू कैमरा चलेगी वो उनके पास उसी वक्त अवेलेबल हो जाएगी। जो पुलिस आपके पास आके कहती है ना कि आप अपनी हार्ड ड्राइव से निकाल के दें, वो आपसे नहीं कहेगी। वारदात हुई, लेट्स से मर्गजार के लगा लेते हैं, वारदात हुई, मेरे घर में कैमरा है, फिर आप 2 गलियों में है, उससे निकलते जाते हैं, वो सारी फुटेज उनके पास आ जाएगी, कहाँ से गया वो, चले वो फुटेज आ जाएगी। तो आपको चलिए जी, फिलहाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक की जहाँ बात थी, अच्छा फैसला किया गया और ये लाजमी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहें कि नाज़रीन, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि बहुत सारे ओवरसीज़ जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाते हैं कि जी उन्होंने दूसरे ममालिक में जाकर अपने पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है और इसके साथ साथ उन रिवायात को कायम रखना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है जो कि ओवरसीज़ की होती है। सो हमेशा हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जो ये भारी जिम्मेदारी लेकर दूसरे ममालिक में जाते हैं और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बिल्ड करते हैं। ना सिर्फ अच्छा इमेज बिल्ड करते हैं बल्कि वहाँ जाके अपनी रिवायात को, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को फ़रोग भी देते हैं और उनको ज़िंदा भी रखते हैं। आज की हमारी मेहमान भी ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर विहाड़ी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त कारनामा ये सरअंजाम दिया कि जब वो इटली में गई तो उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की रिवायात को, पाकिस्तान के खानों को उसी तरह से वहाँ पे मुतारिफ़ कराया। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये, वहाँ पे जाके ख़वातीन की उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। वो किस तरह से, उनका ये एक्सपीरियंस क्या था, विहाड़ी से इटली तक का सफ़र, उनकी मेहनत और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने किस तरह से कारनामे सरअंजाम दिए, हम ये डिस्कस करेंगे। मैं तारुफ कराना चाहूँगी हमारी आज की मेहमान जो कि इटली में मुंतखब पहली जोनल काउंसलर हैं, इरम ताहिर साहिबा। अपने शो में उन कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच इरम साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा, विहाड़ी से इटली तक का सफ़र ये कैसे हुआ, कैसे आपने डिसाइड किया, किस तरह से आप इटली गई, क्या सोचा? विहाड़ी में मेरी बाय बर्थ में विहाड़ी से हूँ और जैसे कि आप जानते हैं जनूबी पंजाब का बहुत ही एक बैकवर्ड एरिया कंसीडर किया जाता है, लेकिन इन फैक्ट विहाड़ी जो है बहुत डेवलप्ड सिटी है, साफ़ सुथरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है और वहाँ पे हमारे एजुकेशन का काफ़ी जो है रिवाज है कि लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चियों को तालीम दिलवाएं। मेरी मास्टर्स के दौरान ही शादी हो गई और फिर मैंने मास्टर्स के बाद मेरी इटली में मैंने मूव किया और वहाँ पे यही एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने फ़र्दर वहाँ जाके एमफिल और जो है हायर एजुकेशन में जाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके मालूम हुआ कि आपका जो अच्छा, बिहाड़ी से किसी लड़की का आगे जाके पढ़ना मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड समझा जाता होगा, तो आपको क्या फैमिली की सपोर्ट थी? आपकी फैमिली ने कहा कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हो? नहीं, मेरी शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी तो यही था कि मैं अब फर्दर वहाँ फैमिली के साथ शिफ्ट हुई थी आप? जी, मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही थी और यही था कि मैंने मास्टर्स कर लिया था बिहाड़ी में इंग्लिश लिटरेचर में और फिर था कि फ़र्दर वहाँ जाके एमफिल या पीएचडी। लेकिन जब वहाँ पे मैं पहुँची हूँ 2008 की बात है और वहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि इटली में वो इटालियन लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं। उनकी लोकल लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज है। जो मेरे कंसेप्ट था कि एक सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश होगी, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। और बल्कि ये एक आप कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज प्राउड है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ हैं, उनमें अपनी मदर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। चाहे आप फ्रांस चाहे वो फ्रेंच को करेंगे, स्पेन स्पेनिश को और इटली में ऑब्वियसली इटालियन को। और बहुत रेयर है या यंग जनरेशन है जिन्हें बेसिक जो इंग्लिश आती है। यानी आपको तो जाके लगा होगा कि बस आप जीरो ऐसे जैसे आप गूंगे बहरे हो गए। कितनी फिर आपने मेहनत की? तो फिर बहुत एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। फिर जब मैं जाती थी डॉक्टर के पास तो हस्बैंड को साथ जाना पड़ता। अगर मैंने कि मार्केट जाना है कोई प्रोडक्ट, यानी इंग्लिश वहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये सिर्फ ये नहीं, आप फ्रांस भी जाएं वहाँ पे भी फ्रेंच, हर जापान में ऐसे है। हाँ जी, उन्हें लैंग्वेज प्राउड है। ये हम लोगों को ये होता है कि नहीं भी इंग्लिश है तो आप, बल्कि यहाँ पे बच्चों को कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलें, लेकिन यही हम लोगों का एक आप कह सकते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। और जो जिंदा कौमें हैं या आप कह रहे हैं जी, अपनी लैंग्वेज पे ज़रूर आपको प्राउड करना चाहिए। जो आपकी सकाफत है उसको, अपनी रिवायात को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे आप उतना ही अच्छा। बी योर सेल्फ, बी ओरिजिनल। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। बहरहाल गुजारा करना था। जब तक आप लोकल लैंग्वेज नहीं सीखते आप वहाँ पे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, इवन कि आपने कोई एड्रेस भी पूछना है तो आपको इटालियन लैंग्वेज ही आनी चाहिए। तो बहरहाल फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी और जाते साथ ही मेरे हस्बैंड ने मेरा एडमिशन करवा दिया लैंग्वेज स्कूल में। लेकिन इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू लर्न इन अदर लैंग्वेज। और आपके लिए आप ऐसे ही ना जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो, अगर हम पश्तो सीखनी पड़े कितनी हर्डल्स होंगी, डिफिकल्टी होगी। सेम इज़ द केस विद मी। मैं कोशिश करती थी नेम एक्सक्यूज़ ढूंढने की मैं स्कूल ना जाऊँ, लेकिन जब मेरी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है बगैर लैंग्वेज के, तब मैंने डिसाइड किया। ये मीन वाइल जो है मेरा बेटा पैदा हो गया और जब मैं डॉक्टर पास जाती मैं अपनी चीज़, अपनी जो फीलिंग थी, पेन, वो इतना से एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी।
तो वहाँ से मुझे हुआ कि जब तक मैं लैंग्वेज नहीं सीखूँगी आई कांट मूव फॉरवर्ड। तब मैंने डिसाइड किया, मेरा बेटा 6 वीक्स का था, मैंने लैंग्वेज स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ बेबी सीटर थी, वो लुक आफ्टर करती थी। फिर मैंने ऐसे ऐसे आफ्टर 1 ईयर जो थी मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, मार्केट जाने के लिए, डॉक्टर पास जाने के लिए या कहीं भी जगह जाने के लिए। फिर जब वहाँ पे इटली में हमारे पाकिस्तानी जो है फर्स्ट जनरेशन है, 90s में आना शुरू हुए हैं पाकिस्तानी, मोस्टली जो हैं गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, इस तरह के रूरल एरियाज से वहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं। जब मैं वहाँ पे पार्क में जाती या गुजरते हुए अपनी फ्रेंड्स वगैरह को मिलती तो काफ़ी वो मुश्किल में होती थी कि बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर पास जाना है, हस्बैंड को जॉब से लीव नहीं मिल रही और कोई उनको अकम्पेन करने के लिए नहीं है। तो फिर मैं कहती चलो आओ मैं आपको लेके चलती हूँ। इस तरह करते करते काफ़ी जो थी फ्रेंड्स थी, वो कोई इधर से बुला रही है, कोई मेरे साथ चलो एज अ ट्रांसलेटर। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सीख लेते लैंग्वेज? कहती नहीं हम नहीं सीख सकते। मैंने कहा अगर मैं सीख सकती हूँ यू कैन डू एज वेल। तो वो फिर उनको मैंने इंसिस्ट किया। यानी अगर आपको बाहर बैरून मुल्क ऐसा कोई हौसला और कोई ऐसी आपको सपोर्ट मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये भी ब्लेसिंग बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। ये छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं आप यही आपको बहुत मूव फॉरवर्ड करते हैं, इंकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि उन्हें कभी किसी ने कहा नहीं था कि नहीं आप सीख सकती हैं, वो बस यही समझते थे एक इम्पॉसिबल चीज़ है। मुश्किल है। फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया और उनकी इंकरेजमेंट की, ऐसा एक को करवाया, दूसरी को उसने देखा देखी हाँ भाई ये कर सकती है तो मैं भी। इस तरह से जो एक स्कूल, लैंग्वेज स्कूल, एक एम्पटी क्लासेस होती थी उनको मैंने फिल कर दिया। वो लोग तो चाहते हैं कि ये लोग आएँ करें, हमारे अपने लोग जो हैं वो इतनी हिम्मत नहीं पकड़ते। आपको कितना बेनिफिट पहुंचा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि लैंग्वेज सीखने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा? लैंग्वेज सीखे तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर मैं लैंग्वेज ना सीखती, ये मैं स्टेप ना लेती तो आज मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ मैं ना पहुँच सकती। ये जोनल काउंसलर का मुंतखब कैसे हुआ? ऐसे करते क्योंकि मैंने सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया अपनी लेडीज़ को, अपने एरियाज़ की लेडीज़ को, पंजाबी, इंडियन, पाकिस्तानी लेडीज़ को मैंने हेल्प किया। फिर उन्हें स्कूल में मैं अपने बच्चों ने जब स्कूल गोइंग हुई तो मैंने उन्हें एज आ पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो मैं इलेक्ट हुई। इस तरह से मैं अपनी कम्युनिटी, अपनी पंजाबी, पाकिस्तानी, उन मदर्स को जो कम्युनिकेशन स्कूल ने देनी होती थी और उनको हर्डल्स होती थी वो मैं कन्वे करती। और उनकी तरफ से जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे क्रिसमस के या वन डिश पार्टी, अपनी कल्चरल डेज होते थे, उस पे मैं लेडीज़ को करती, सपोर्ट करती कि नहीं आप आएँ, बिरयानी बना के लाएँ, आप पराठे, आलू वाले पराठे ले आएँ, आपने पकौड़े ले आए। तो वो फिर चीज़ों को मैंने चूँकि कम्युनिकेट करती थी। फिर इस तरह से हमारे वहाँ पे ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड सेटल हो चुका है। जब भी बच्चों के एनुअल फंक्शंस होते हैं, एनुअल डेज होते हैं, तो बहुत बड़े जो स्टॉल्स होते हैं वो पकौड़े, समोसे, बिरयानी, और हम लोगों ने अच्छी खासी इंटीग्रेशन की है पाकिस्तानी फूड की भी। फिर चूँकि इलेक्शंस का टाइम आ गया, फिर उन्होंने देखा कि ये मदर्स की काफ़ी हेल्प कर रही हैं, खासतौर पे लेडीज़ की। तो फिर उन्होंने कहा आप पार्टिसिपेट करें। लेकिन मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हो चुके थे और छोटी बेटी 2.5 साल की थी। मैंने कहा नहीं मैं इतनी ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उन्होंने कहा नहीं हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, अब आप ऑफिशियली करेंगी। देन मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे फर्स्ट पाकिस्तानी लेडी काउंसलर इन इटली इलेक्ट हुई और उसके बाद मूव ऑन किया और इसके साथ साथ सोशल वर्क भी अपने जारी रखे। मीनवाइल मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे भी मेरी जॉब हो गई और मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी थी जो कि होम ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस में अपॉइंट हुई। फिर वहाँ से भी मुझे एक एडवांटेज हुआ कि मैं अपने लोगों को जो कम्युनिकेशन गैप होता था, बात की समझ नहीं आती थी, डॉक्यूमेंटेशन की जो हर्डल्स आती थी, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक नेटिव स्पीकर मिल गया था उर्दू में, पंजाबी में, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करती, इसके साथ इंडियन पंजाबी कम्युनिटी को भी। तो काफ़ी इसकी वजह से फैसिलिटेट हुआ लोगों को और लोगों ने काफ़ी आई मस्ट अप्रिशिएट किया। तो बहुत ज़बरदस्त ये होता है कि आप किसी के लिए कितनी मैक्सिमम आसानी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा, लेकिन चूंकि लैंग्वेज की वजह से इतनी आपकी राहें खुल जाती हैं तो अपने लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। और कितने लोगों यानी अब वो लोगों को मैसेज जो यहाँ से जाना चाहते हैं इटली, तो वो पहले से अपनी ये तैयारी करें कि कुछ बेसिक्स लैंग्वेज के हवाले से तो ज़रूर सीख के जाएंगी, आपका ज़रूर। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप इटली नहीं, आपने चाहे जापान मूव करना है, चाहे आपने कोरिया, फ्रांस, स्पेन, किसी भी कंट्री में जाना है, जो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, आप जब तक उसका नॉलेज नहीं लेंगे यू कांट मूव फॉरवर्ड। तो भी इस तरह से करते करते मैं चूँकि हमारी पाकिस्तानी कौंसलेट, एम्बेसी, उन लोगों ने जो इवेंट्स करने होते हैं, 23 मार्च को सेलिब्रेट करने हैं लास्ट ईयर, पाकिस्तान इटालियन डिप्लोमेटिक रिलेशन
सेलिब्रेशंस की 75 एनिवर्सरी थी, तो मेरी कॉन्सुलेट ने मुझे कहा कि हम चाहते हैं, मेरा सिटी ब्रेशिया है इटली में, जो कि मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। अबाउट 60,000 जो है पाकिस्तानी उस प्रोविंस में है। और फिर वो उसे सिलेक्ट किया गया कि हम पाकिस्तान के जो ये 23 मार्च के सेलिब्रेशन है उस सिटी में करेंगे। मैंने अपनी लोकल काउंसिल से बात की, उन्होंने हमें बहुत मैग्निफिशेंट एंटीक रोमन एज का एक जो है हॉल दिया, और वहाँ पे हम लोगों ने फूड के स्टॉल लगाए। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स को मैं यहाँ से जो हमारी पहाड़ी इलाकों की हैंडीक्राफ्ट्स ज्वेलरी है वो वहाँ लेके गई, और जलेबियों के स्टॉल, पकोड़े, समोसे और ये चीज़ें, और फिर लोगों ने बहुत पसंद किया पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स को। और अब अच्छा, मुझे अब आपसे ये पूछना है, वो लोग जो कि इटली जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं वहाँ जाके, क्या क्या कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान से अगर कोई जाना चाहे? जी, अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, और मोस्टली जो है वहाँ पे जो लोग यहाँ से जाते हैं स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, यानी कि आपके पास अगर स्किल है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यानी वो लोग प्लान करें इटली जाने का जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, वो वहाँ पर जाके सर्वाइव अच्छे तरीके से। मोस्टली मैं मेल रेफरेंस से बात कर रही हूँ, बाकी जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं लड़कियों की, वो तो वहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ ब्यूटिशियन का या कोई किसी चीज़ में स्किल्स होनी चाहिए, देन यू कैन गेट सम चांस। चलिए जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपका एक्सपीरियंस जानकर। मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं जो कुछ आगे करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर दूसरे ममालिक में जाकर वो कहें कि जी हम क्या करेंगे। तो हमारी आज की मेहमान जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो सकती हैं कि आप किस तरह से दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान की सकाफत को जिंदा रख सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और मुझे अवार्ड दिया गया इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कि बहुत सिलेक्टिव से लोगों को दिया जाता है, उनमें से मैं फर्स्ट ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फ़र्स्ट फॉरनर हूँ जिसे कि ये खिदमत का जो अवार्ड दिया गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक। इसी तरह से आप कामयाब होती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हर घर में ये सिलसिला जो है हम देख रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, हर कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और शदीद वाली खांसी का शिकार है। और ये खांसी उस तरह से है कि लोग शिकायत ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मुसलसल जो खांसी आ रही है। ऐसे में दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं, होम रेमेडीज़ क्या हैं आप, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों से भागते हैं, हर्बल तरीका इलाज ढूंढते हैं और चाहते हैं कि जी कोई उससे जो है वो उनको रिलीफ मिल सके। तो आपने करना क्या है? हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं, मासूमा ज़ारा साहिबा हर्बलिस्ट हैं, वेलकम कहेंगे और उनसे मसाइल का हम हल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी जो सूरत हाल है, जब तक बारिश नहीं होती हर बंदा मुतासिर है, जुकाम बच्चों में भी, और मुसलसल खांसी की बहुत शिकायत है, क्या करना है? देखो, अभी जैसे हम ब्रेक के बीच में बात कर रहे थे कि हमने कोविड से कुछ नहीं सीखा। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेट है कि हम वो नहीं होता आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला काम है। जब कोई प्रॉब्लम आती है हम उस वक्त उसका इलाज ढूंढते हैं, उसके बाद हम उसके लिए आगे शायद हमारे कल्चर में ख़त्म हो गया है कि हम अगले सीज़न, अगले मौसम, अगली ज़िंदगी के बारे में सोचे, बस आज में ज़िंदा है। हाँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सीजनल चेंजेस जो अब आ रही हैं ये आती रहेंगी, ये हमें नज़र आ रहा है। इसके लिए तो तैयार इसके लिए हमें अपने जिस्म को तैयार रखना है। तो पहली चीज़ मैं पहले बोलूँगी कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इन माई फील्ड लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द मेन सोर्स जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग रखते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रेगुलर ज़िंदगी में शामिल होना। हमें सांस आता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम सांस लेने की कोशिश नहीं करते। और जवाब क्या होता है जी, स्मॉग इतनी है, सांस नहीं आ रहा। आपने अपने लंग्स अपने घर में भी कभी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, तो कम से कम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। ब्रेथ वर्क बहुत ज़रूरी है। 10 सांसें सुबह लें, 10 सांसें शाम लें। डिहाइड्रेटेड रहते हैं हम लोग, हाइड्रेट नहीं रखते, और हम जब तक हाइड्रेट नहीं रहेंगे हमारे अंदर टॉक्सिन्स आमा जमा होती रहेगी। तो ये दो चीज़ें आपने अपने आप को ब्रेथ वर्क करना है, पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि इस मौसम में कब्ज़ ना होने दें।
जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ होगी उनको ड्राई कॉफ भी ज़्यादा होगी और उन बच्चों को निमोनिया भी ज़्यादा होगा। सो जैसे ही कब्ज़ खुलेगी लंग्स को सूदिंग इफेक्ट मिलता है, ये याद रखें। मैं बात अपनी फील्ड के मुताबिक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, आयुर्वेद और हिकमत ये कहता है कि अगर आपका पखाने का रास्ता, मेजॉरिटी आपने देखा होगा जिन बच्चों को चेस्ट कंजेशन, एस्थमा होता है उनको साथ में कॉन्स्टिपेशन भी होती है। सो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। अब पानी कितना? 8 साल से कम उम्र बच्चों को कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी रोज़ पिलाएं। 8 साल से ऊपर सब कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालें। जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी बलगम कम जमेगी, उतनी ही आपकी चेस्ट खुलेगी, उतनी आपका बाउल सिस्टम अच्छा होगा, आपकी स्किन बेहतर होगी, आपके बाल बेहतर होंगे। ये तो है वो बेस लाइन जिसके ऊपर हमें एम्फसाइज करना है कि इस बेस लाइन को आपने पकड़ लेना है कि खुद भी ब्रेथ वर्क करें, बच्चों को भी कराएं। ये इसके लिए किसी एज की लिमिटेशन नहीं है, ये बच्चों ने, बड़ों ने, सबने करना है। आजकल तो यूट्यूब पे सारे आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज आते हैं, तो उसके ऊपर आप जाएं और सीख लें। एक चीज़ ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेली रात को सब लोग जितने भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, वो स्टीम लाजमी लें। अब स्टीम किस चीज़ की? 2 लौंग, 10 पत्ते पुदीना, इसकी स्टीम और थोड़ी सी अगर कलवंजी के दाने डाल लें तो लौंग स्टीरॉयड का काम करेगा, पुदीना फेफड़ों को खोलने का काम करेगा, डायलेटर है, उसकी स्टीम से आपके नॉस्ट्रल्स खुलेंगे, आपकी छाती खुलेगी, और कलवंजी बलगम को बाहर निकालने के काम आएगी अगर है तो। और अगर नहीं है तो जमने नहीं देगी। ठीक है, आपके लंग्स को सूदिंग इफेक्ट या टॉनिक इफेक्ट मिलेगा। इस वक्त हमें हर घर में मौजूद, ये हर घर में होती है, बाहर से आपको जाके कोई एफर्ट नहीं करनी एफर्ट। तो उसकी स्टीम लाजमी लें। खास तौर पे वो बच्चे जो बाइक्स पे जाते हैं, जो खुले रिक्शों में जाते हैं, जो खुली जगहों पे ज्यादा उनका मतलब उनकी ट्रेवलिंग ज्यादा है और उनको ठंडी हवा सीने में लग रही है। छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी, किसी को भी, और एडल्ट्स को भी दे स्टीम देने। छोटे बच्चों को स्टीम देने का सिर्फ ये होता है कि पेरेंट्स उसका ख्याल रखें, वो जले ना। तो आजकल स्टीमर्स मिल रहे हैं, स्टीमर्स नहीं भी हैं तो देचकियां जमाने का तरीका कर दें। ये एक लेम एक्सक्यूज है, ये नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर करना चाहे तो। यानी स्टीम ले ली, पानी ज़्यादा पिया, ब्रेथ वर्क की। रात सोने से पहले जब आपने स्टीम ले ली तो सांसें अच्छी सी लें। सुबह उठ के अपनी कोशिश करें कि ब्रेथ वर्क अच्छा करें। इसके साथ साथ रात सोने से पहले जब स्टीम ले लें तो नाफ में और नाक में जैतून का तेल या देसी घी, पंजाब में है तो देसी घी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हमारी ये लोकल प्रोडक्ट है, यानी अपने रीजन, अपने सीजन्स के ऑयल इस्तेमाल करें। आप सिंध में हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। आप ट्रॉपिकल एरिया से बाहर निकल जाते हैं, दूर हैं कहीं, तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। वैसे देसी घी इज़ बेस्ट, हर एरिया में अवेलेबल होता है। सो इन चीज़ों का ख्याल। अब क्या होगा, आपके नाक और नाफ में तेल जाने से आपकी इंटरनल ड्राइनेस कम रहेगी। ये ड्राइनेस, इसको ड्राइनेस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दिमाग में है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लाएगी, दांतों में है तो गम ब्लीडिंग लाएगी, नाक में है नेजल ब्लीडिंग लाएगी, नाफ में है, पेट में है तो पाइल्स की तरफ लेके जाती है। तो ड्राइनेस की मुख्तलिफ फॉर्म है इन आल फील्ड। तो ये वाता पैसिफाइंग सीजन है। वाता मतलब खुश्की का मौसम है, और वाता पैसिफाइंग पर्सन यानी वाता पर्सनैलिटीज के ऊपर ये ज्यादा गंदा इफेक्ट देता है। वाता पर्सनैलिटीज कौन सी? जो चुलबुली हैं, जो ओवर थिंकर हैं, जिनके अंदर खुश्की स्किन पे, दांतों पे, नेल्स पे है, यानी वो पहचाने जाते हैं। बेचैन लोग ये वाता लोग होते हैं। स्किनी टाइप ऑफ पीपल, बच्चों में आपने देखा है बेचैनी ज्यादा होती है क्योंकि वो एज वाता एज है। उस एज में ऑलरेडी खुश्की ज्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं, हम उनको दबादब स्नैक्स दे रहे हैं। बच्चे जी खाते ही नहीं कुछ और, बच्चे कुछ और नहीं खाते तो कम से कम दिन में 1 कप उनको यखनी का लाजमी दे। ये भी एक बॉर्न ब्रॉथ, यखनी जो है वो भी इम्यूनिटी बिल्डिंग के काम आती है, वो भी रिपेयर के काम आती है। सो क्या हो गया काम? आपने ब्रेथ वर्क किया, आपने स्टीम ली, नेजल ड्रॉप डाले, 1 यखनी का कप पी लिया, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल, तो समझे आपने अपनी आधे से ज्यादा 70% प्रोटेक्शन कर ली। आपकी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। पानी ना होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसके साथ साथ अब आगे जिनको खांसी हो गई है तो वो क्या करें? ये तो वो है जो इस सीजन के लिए हमें करना चाहिए। प्रिवेंशन की बात की है। जिनको हो गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 चम्मच शहद के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ लेने शुरू कर दें। ठीक है,
है, लाजमी। स्टीम सुबह शाम करें सवाए रात के, यानी वो लोग जिनको नहीं है वो दिन में 1 दफ़ा और जिनको है वो दिन में 2 दफ़ा करें। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अदरक, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, 2 अदद लौंग ले लें, 10 पत्ते पुदीने के ले लें, इसका कहवा बना के सुबह शाम शहद के साथ इस्तेमाल करें। तो वो जो चम्मच शहद का आप ले रहे हैं चाहे वो इसी में डाल लें। सही। अगर आप और इसको आसान करना चाहते हैं कि भी मैंने अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी, तो मैं दोबारा से बोल देती हूँ, 2 लौंग, 10 पत्ते पुदीने, थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून हल्दी, 5 दाने काली मिर्च के, इनको बॉईल करें, 2 कप पानी को 1 कप कर लें और इसका इस्तेमाल करें, ये कहवा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बिल्डिंग कहवा भी है एक, उसके अंदर है खत्मी, खबाजी, उनाब, मुलट्ठी और तुलसी। दोबारा से बोल रही हूँ, खत्मी, खबाजी, उनाब, मुलट्ठी और तुलसी, ये जुशांदे का फॉर्मूला बोला है मैंने आपको। सो कोशिश करें कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। पैकेट में बंद जुशांदों का इस्तेमाल ना करें। प्योर चीज़ें आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, वहाँ से लें और इस्तेमाल करें। अल्लाह फजल करेंगे, ये रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो तंगी और ये बच्चों बड़ों को सबको जो शानदार आप दे सबको दे सकते हैं। ठीक है, हम अपने सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पेज पे ये ज़रूर शेयर करेंगे, जो लोग मिस कर गए वो वहाँ से ये चंक जो है वो दोबारा फॉलो कर सकते हैं। बच्चों को नाक बंद मुसलसल हो रहा है या जिनका नाक मुसलसल बह रहा है, उनको क्या करना है? मैंने अभी बोला, इलाज आपको साथ साथ बता रही हूँ। स्टीम लेते साथ ही नाक खुल जाएगा। ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा ऑयल बता देती हूँ, जिसको हम चेस्ट रब ऑयल कहते हैं। ठीक है। आपने ले लेना है कोई भी बेस ऑयल। आजकल के मौसम के हिसाब से बेस ऑयल में तिलों का तेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो गर्माइश पैदा करता है। तिल का तेल 1 कप ले ले, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून काफूर ले लीजिए। ठीक है। उसको इतना बॉईल करें कि काफूर उसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। ये मेंथोल की खुशबू जैसा काफूर की तेज खुशबू वाला ऑयल बनेगा। हल्का सा नॉस्ट्रल्स पे लगाएं, बच्चों की छाती पे, बच्चों की कमर पे लगाएं, तो वो छाती खोलने के काम आता है, नाक को खोल देगा बन। सही। तो ये वो चीजें हैं जो आप घर में करके आसानी से अच्छा, लोग कहते हैं इसका थोड़ा रिजल्ट देर से आता है, इसलिए साथ लोग मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। देखिए, जहाँ अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा, इंडिया में, श्रीलंका में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है, एशिया के बाकी इतना नहीं है जितना यहाँ पे ना हम अपनी अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करते हैं। हमारे जैसे हर्बलिस्ट हकीम, हम लोग थोड़ा सा डोमेन से बाहर निकल के बात कर देते, कभी 4 इंच कद लंबा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं रियलिटी एक्चुअली मुझे रियलिटी बोलने की आदत है, माजरत के साथ हम कर देते हैं ऐसे। इसी तरह कन्वेंशनल मेडिसिन में भी प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें बाहर की दुनिया में पहले कहा जाता है कि ये आप अभी हमारे पास ना आए, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, गो टू सम हर्बल रेमेडीज। आप बाहर की कंट्रीज में जितने भी पढ़े लिखे बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, कम से कम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है, हमें छींक मारते 1 ग्राम ऑगमेंटिन की आदत हो गई हुई है। मतलब ऐसे ही है ना, कुछ भी चीज के लिए एक बड़ी चीज दवाई खा ली, आपकी इम्यूनिटी उतनी डाउन हो जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये दोनों की टसल में नहीं फंसे, आप दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हैं और दोनों ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब मेरे क्लिनिक ने, हम लोगों ने मुख्तलिफ अदारों के साथ इकट्ठा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया। बल्कि कोविड में मैं जो खत्मी खबाजी उनाब बता रही हूँ, अगर आप ये मेरे पेजेस पे जाएं तो पता चलेगा ये हमारे क्लिनिक से इस तरह जाता था जिस तरह मतलब कौन सी प्रोडक्शन हो रही है। मुझे होता था किसी तरह पहुंच जाए और उसका अच्छा रिजल्ट था, लेकिन पैरेलल लेके। अब अगर एक बच्चे को निमोनिया हो गया, उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो प्लीज उसके साथ ज्यादती ना करें, उसको दोनों पैरेलल लेके चलें। अगेन खाली वो एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही, ये भी सब जानते हैं। खांसी नहीं खत्म हो रही है तो इजीली हम डॉक्टर्स और हर्बलिस्ट मिलके अगर पैरेलल चल के काम कर सकते हैं, दोनों रेमेडीज को इकट्ठा लेके चलें, you'll be fine। निमोनिया के लिए मुझे दोबारा से बता दें, क्योंकि अलर्ट भी जारी है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम खबरें भी ये शेयर करें कि बच्चों को बहुत निमोनिया हो रहा है, तो क्या करना है? देखिए, वो जो मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ अगर बेहतर है कि ये वाली स्टीम का इस्तेमाल करें तो ये नेचुरल स्टीरॉयडल स्टीम मिलेगी। ठीक है। उसके साथ साथ खमीरा खशखाश आपको बाजार में किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा। 1 टीस्पून खमीरा खशखाश ले लें जो कि बलगम को निकालने के काम आता है। और सुहागा रेमेडी हर घर को, हर बुजुर्ग को पता थी, वो अब हमारी जिंदगियों से निकल गई है। तो सुहागा किसी पंसार से ले लीजिए, उसको तवे पे रखेंगे तो वो ऐश की तरह पाउडर हो जाएगा।
उसको डब्बी में बंद करके रख लें। एक चने की दाल के दाने बराबर जो बच्चे जिनको चेस्ट कंजेशन है, जो बड़े जिनको चेस्ट कंजेशन है, जिनकी ब्लॉक हो गई है, वो शहद के साथ ले लें तो यहाँ उनके पखाने से या उनके उल्टी से बलगम बाहर निकल आएगी बड़ी आसानी से। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ज़बरदस्त टोटके आपने शेयर किए हैं। तो आई मस्ट से कि आप लोग ये ज़रूर फॉलो करें, अपना फीडबैक दें और बिल्कुल अगर आप दवाई खाना चाह रहे हैं, दवाई के साथ साथ अगर आप ये टोटके यूज़ करेंगे तो जल्दी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको करूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ ये टोटके नहीं होते, ये प्रॉपर रेमेडीज़ होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इन रेमेडीज़ को आप अपने करीबी किसी भी हर्बलिस्ट से फिर भी एक दफ़ा पूछ के इस्तेमाल कीजिए। और इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूर करीबी एक्यूपंक्चरिस्ट से या हमसे रब्ता करें कि सीज़न आने से पहले अगर आप 5 से 6 दिन एक्यूपंक्चर करा लेंगे, जो कि पेनफुल नहीं होता। आप मेरे पेजेस पे जाके देखोगे छोटे छोटे बच्चों को लग रहा होता है। सो वो सिर्फ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशेंट स्केल ऐसा है कि वो अब उन्हें पता है कि उन्हें मौसम से पहले आके अपने अपने बच्चों को, एक एस्थमा पेशेंट्स हैं या बच्चों को होता है, तो वो आके उनकी इम्यूनिटी रेज कर लेते हैं थ्रू एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर जरूर अपनी जिंदगियों में ये अगर आप चाहते हैं कि आपने पहले से तैयारी करनी है और सीजन में जो इश्यूज होते हैं आप बेहतर तरीके से पता होता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके बच्चों को, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।